बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सानिया जाफर एक्सप्रेस बलूचिस्तान में दरअसल हुआ क्या, किस तरह का इलाका है। जब इंटरनेशनल मीडिया को, लोकल मीडिया को वहां पर ले जाया गया तो वहां पर क्या देखा, ड्रोन फुटेज, वहां पर दीगर कैमरों से क्या दिखाया गया। इसमें इंडिपेंडेंट, बीबीसी, दीगर इदारे सब शामिल हैं। 3 वीडियोस पर खास तौर पर मैं बात करूंगा। अभी इंडिपेंडेंट की वीडियो आपको दिखाते हैं, इंटरनेशनल इदारा है और वहां पर इन्होंने जाकर जिस तरह से वीडियो बनाई उसमें बताते हैं सानिया जाफर एक्सप्रेस, टोपियां, जूतियां, बोतलें, वहां पर क्या देखा गया, हुआ क्या, आइंदा के लिए क्या इसमें देखा जा रहा है कि किस तरह से ऐसे हम लोग को रोका जाएगा। किस तरह का इलाका था, पहाड़ियां और इलाका ऐसा कि जहां पर पहुंचना भी बड़ा मुश्किल, और ये खास तौर पर ये वो इलाका है जहां टनल्स हैं और अंग्रेज के दौर से, उस जमाने से ये बड़ा दुश्वार गुजार सा इलाका है। यहाँ पर ट्रेन की स्पीड भी बड़ी स्लो हो जाती है। इसके साथ साथ क्या दहशतगर्द ये जंग जीत सकते हैं, इस पर फैसल वड़ाइच, देखो सुरजाना के प्लेटफॉर्म से हिस्ट्री पर जो सबसे आला काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो इस बारे में क्या कहते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। पहले जरा ये वीडियो देखिए। एक तो ये 1 बजे 11 तारीख को शुरू हुआ और 12 तारीख को शाम तक ये क्लियर। वी हैव सम लेसन्स टू बी ड्रॉन फ्रॉम इट, वो हम इसको देख रहे हैं, इसको हम एनालाइज कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट उर्दू की टीम इस वक्त मौजूद है उस मुकाम पर जहां पर जाफर एक्सप्रेस जो कि कोयटा से पेशावर जा रही थी। 11 मार्च को उसके साथ यहाँ पर वाकया पेश आता है। यहाँ पर हमला, उन्होंने इस ट्रेन पर हमला किया है। इस मामले के हवाले से काफी अभाम थे कि शायद रात के ऑपरेशन शुरू हुआ और फोर्सेस को या किसी को पता ही नहीं चला। तो उस हवाले से आपको थोड़ा सी क्लैरिटी देंगे कि यहाँ से जो सिबी स्काउट्स हैं वो 5 किलोमीटर के फासले पर हैं। तो अगर सिबी स्काउट हमारे साथ मौजूद है, ब्रिगेडियर उमर साहब, सर थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम। तो सर ये बताइए कि हमला किस वक्त हुआ, फर्स्ट रिस्पॉन्स कैसे हुआ और आपको कब पता चला? 1 बजे। अच्छा, अब इसमें जो भी वहां पर फौजी ऑफिसर हैं, ब्रिगेडियर उमर, ये सारी तफसील आगे बताते हैं और आगे जाकर पहाड़ों की फुटेज भी नजर आती है कि जो ही इनको पता लगा, क्योंकि आगे भी ज़ाहिर है ट्रेन के स्टेशन हैं, जब वहां पर नहीं ट्रेन पहुंची उस वक्त भी और वैसे भी पता चल गया, तो उस वक्त फिर फोर्सेज हरकत में आ गई। उसमें एयरफोर्स भी थी, उसमें हमारी दीगर अफवाज और उसमें SSC कमांडोज थे, सब थे जिन्होंने इसमें ऑपरेशन में हिस्सा लिया। और फिर ज़ाहिर मुश्किल ऑपरेशन था, फिर कई घंटे ये जारी रहा। वहां से लोग किस तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हुए, करीब FC की पोस्ट तक कैसे पहुंचे, फिर जब स्नाइपर्स ने उनको निशाना बनाया दहशतगर्दों को, तो तब मौका मिला, कुछ लोग तब भागे और जान बचाने में कामयाब, पीछे से अच्छे फायरिंग भी की। और इस दौरान भी और इससे पहले भी कई लोग यानी जिनमें कहा जाता है कि 20 से ज्यादा अफराद उसमें जाँ बाक हुए। फिर जितने दहशतगर्द थे उनको मारा गया। इसी बारे में तफसील से रिपोर्ट है। उसी वक्त ये हमें विजिबिलिटी की आ जाती है, हमारी टेक्निकल सर्वेलेंस भी है, हमारे लोग भी मौजूद है, हमारी पोस्ट एंगेज हुई तो हमारा रिस्पांस भी आना शुरू हो गया उसी टाइम। सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि यहाँ पर अभी तक वो ऑपरेशन जारी है। सर उस वाले से थोड़ा सा क्लियर कर दें। एक तो ये 1 बजे 11 तारीख को शुरू हुआ और 12 तारीख को शाम तक ये क्लियर हो। ये तो ये ऑपरेशन की लेंथ इससे ऊपर नहीं गई। दूसरी बात, ये एंगेजमेंट हमारी, मैंने बताया जिस तरह की उसी वक्त शुरू हो गई थी, तो कांटेक्ट तो एस्टैब्लिश हो गया। अब आप इस फुटेज में देखिएगा, ये तो गोलियां भी नजर आ रही हैं और किस तरह का ये इलाका है, दूर दूर तक आपको आबादी नजर नहीं आएगी। डेवलप होगी बाद में, उसके लिए फिर वी हैड टू एस्टैब्लिश फिजिकल कांटेक्ट, और वो कांटेक्ट भी हमने एस्टैब्लिश देख रहे हैं गोलियां किस तरह लगी हुई हैं और आप ये देखें शीशे टूटे हुए, बाहर से बड़ी फायरिंग की गई। ये भी बताया जाता है कि अंदर जो सिक्योरिटी के लोग थे, पुलिस एहलकार, रेलवे के भी, उनके पास ज्यादा असलहा नहीं होता, तो जितना वो मुकाबला कर सकते थे उन्होंने किया। और उसके बाद फिर जाहिर है कि दहशतगर्दों ने एक एक करके सबको बाहर निकाला। ये देखिए यहाँ आपको अभी भी टोपियां नजर आ रही हैं और ये सारा ट्रैक किस तरह से टूट चुका है, धमाकों से इसको तबाह कर दिया गया। और इसमें रेलवे हुकाम क्या कह रहे हैं वो भी इसमें आगे चलकर बात है। अब देखिए यहाँ पर किस तरह दस्तीबाम वगैरह नजर आ रहे हैं। देखिए पूरा ट्रैक जो है वो बिल्कुल टूट गया है, तो कुछ ट्रैक को तो 10 से 12 घंटे लग सकते हैं बता रही हैं, ये देखिए, और बाकी काफी देर लग सकती है इस वजह से कि सिक्योरिटी के भी बड़े मसाइल हैं। इस पर जो इंजीनियर हैं रेलवे के, उनसे भी इन्होंने बात की इंडिपेंडेंट ने। इसके बाद ये हम जो कार्रवाई है चलती रही और जब SSC ज़राअत ने यहाँ पर इसका टेक ओवर किया तो यहाँ से ही उन्होंने उसको कैप्चर किया और यहाँ से वो स्नीकिंग हुए और फिर बोगी टू बोगी। अभी ये जो आप देख रहे थे ये ट्रेन का इंजन, वहां पर ड्राइवर पर हमला किया था उन्होंने, अंदर जाके उन्होंने इसको ऑपरेशन को क्लियर किया। आगे आपको टनल भी नजर आ रही है। 8 मैग्नेटिक IEDs, they were ready to blast this train, kill all the personnel here. अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि जो उनकी इंटेंशन थी वो भी हमें बड़ी, यहाँ पर वो तमाम लोगों को शायद हलाक करना चाहते थे, मार देना चाहते थे जो दहशतगर्द थे। इतनी ज्यादा उनके पास IED ब्लास्ट थे। हमारे साथ मौजूद है, अपना नाम बताएगा और ये बताएगा कि जो पटरी है, कितनी पटरी है जो कि डैमेज है और उसकी जो मरम्मत का काम है वो कब तक एक्सपेक्टेड है कि वो मुकम्मल हो जाएगा। ट्रेन जो है वो मुश्तमिल है 10 बोगीज के ऊपर और 11 हमारा इंजन है।
पूरी की पूरी ट्रेन इंजन के बाद नेक्स्ट 5 जो 6 कोचेज जो है वो सारी की सारी ट्रेन है, सिर्फ आखिरी जो 4 कोचेज है वो ऑन ट्रैक है। इसमें 4 कोचेज जो हैं वो ऊपर ट्रैक पर हैं, 6 ट्रैक से उतर चुकी हैं और इंजन को भी नुकसान पहुंच गया है। हमें कुछ वक्त लगेगा, सिक्योरिटी क्लियरेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। ट्रैक को बहाल करने में वैसे तो मजमूई तौर पर 12 घंटे में किया जा सकता है इसको मरम्मत वगैरह, लेकिन ट्रेन को, इंजन को यहां से ले जाना और करना वो एक वक्त उसमें भी दरकार है। और अब देखते हैं कि मजीद कितना वक्त लगता है, लेकिन असल इशू है सिक्योरिटी का। अब उसके हवाले से भी वहां पर जो सिक्योरिटी के ऑफिसर मौजूद है, ब्रिगेडियर उमर, उन्होंने कहा है कि इसमें अब हम इसको एनालाइज कर रहे हैं और अपनी सिक्योरिटी के जितने भी इंतजाम हैं इनको अब नए सिरे से भी देखेंगे किस तरह से हम इसको बेहतर कर सकते हैं। ये देखिए आप, दोनों तरफ पहाड़ आप देख रहे हैं, दोनों तरफ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है। साथ साथ यहाँ पर वैसे तो रोड भी है लेकिन कुछ फासले पर है, यहां जाकर सबसे ज्यादा दूर हो जाती है रोड और आबादी, खास इस जगह पर। पहले भी माजी में भी यही जगह है जहां पर हमले किए, अंग्रेज दौर से भी ये होता रहा। और अब आप ये देखिए इसी जगह पर, इसलिए कि यहां से आबादी भी दूर है, एक्सेस भी मुश्किल है, ट्रेन भी यहां पर जाकर स्लो जाती है और टनल भी यहां पर है। सो हम इसका टेक्निकल एनालिसिस भी कर रहे हैं और हम देखेंगे इसमें जो हमें इसमें कोई लूपहोल्स नजर आए उसको हम स्ट्रेंथन करें। अब इस फुटेज से असल मकसद है आपको दिखाने के लिए, ये देखें किस तरह का ये टनल देखिए जहां पर इसको रोका गया, और साथ भी आप देखिए कि पानी का जिस तरह जब बहाव ज्यादा हो जाए, ये 8 नंबर टनल आप ये देख सकते हैं लगा हुआ है। उसके पीछे कोटा है। एरिया के हवाले से बताएं तो जो ट्रेन की उस तरफ है, जो पहाड़ है, वहां पर जो है हमलावर मौजूद थे और वहीं से वो आए थे, और जो वो तमाम पहाड़ियां हैं वहां पर कैप्चर कर रखा था, जिसके बाद ये ऑपरेशन शुरू हुआ। अब ये पहाड़ों पर, दूर पहाड़ों पर चढ़े हुए थे, वहां से पहले उन्होंने ब्लास्ट करके ट्रेन को रोका, फिर वो आ गए और इस तरह उन्होंने ट्रेन पर फायरिंग की, लोगों को यरगमाल बनाया और उसके बाद उन्होंने कुछ मुतालबात अपने सामने रखे। और लेकिन चूंकि लोगों की बहुत बड़ी तादाद थी, सारों को वो नहीं साथ ले जा सकते थे। पहले उन्होंने कहा जी हम साथ ले गए हैं, फिर जो एनी शाहिद ने बताया कि टोलियों की शक्ल में 4-4 5-5 उठाते थे, अफगानिस्तान से वहां राब्ते में भी थे अपने हैंडलर से, और उनको बताते थे कि ये लोग हैं और फिर उनको गोली मार देते थे। इस तरह से जो टनल वाली साइड से भी फोर्सेस के लोगों ने आके उनको एंगेज किया, जबकि सामने वाली साइड पे नाला है वहां से भी फोर्सेस के लोग आए जिन्होंने उनको एंगेज किया, और इसके अलावा जो फिजाई ऑपरेशन है वो भी किया गया। फिजाई ऑपरेशन भी था, टनल से भी आए और सिक्योरिटी फोर्स के दूसरी तरफ से भी आए, और इसी तरह स्नाइपर के जरिए दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया। उन्होंने खुद को जैकेट भी पहन रखी थी कि ज्यादा लोगों को नुकसान न पहुंचा सके। इलाके में ऑपरेशन करना यकीनी तौर पे इसलिए मुश्किल है कि यहाँ पर हर तरफ से एक तो पहाड़ी, ये देखिए हर तरफ पहाड़ी, आबादी नहीं नजर आएगी आपको। बहुत एरिया से, तो इसलिए यहाँ पर फिजाई ऑपरेशन भी किया गया, और इसके अलावा जो इर्द गिर्द के जितने भी पहाड़ है वहाँ पर जो पहले अभी देखिए दोबारा पोस्ट लगता है दोबारा किया गया है, क्योंकि एक चौकी पे सबसे पहले हमला करके उसको कैप्चर किया था। जो यहाँ चौकी थी सबसे पहले उस पर हमला किया था दहशतगर्दों ने, और वहां पर जितने भी एफसी के लोग थे उनको शहीद कर दिया। उसके बाद फिर वो यहाँ ट्रेन तक पहुंचे थे। के अलावा यहाँ पर मेकशिफ्ट मजीद चौकियां बनाई गई हैं ताकि यहाँ पर सिक्योरिटी और हालात को कंट्रोल में रखा जा सके। वीडियोग्राफर सुनील अख्तर के साथ। अच्छा, अब ये तो थी इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट कि मजीद चौकियां बनाई जा रही हैं कि किस तरह से अब हालात कंट्रोल किया जाए और सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाया जाए। अच्छा, इस तरह से ही बीबीसी की भी रिपोर्ट है, उसका भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखिए वो एरिया जहाँ पे कि वो टनल्स मौजूद हैं जहाँ से ट्रेन गुजरती है, इसी तरह के टनल्स जो है ना वो इस एरिया के अंदर बहुत सारे तकरीबन 17 बड़े टनल्स जो है पूरे बलान के अंदर से ट्रेन गुजर के मुख्तलिफ मकामात से वो यहाँ से निकल जाती है। जहाँ पे खड़े हुए यहाँ से वो जगह जहाँ पे वाक़या हो तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहाँ पे जो टनल्स है तकरीबन इसी तरह के, ये थोड़ा छोटा है, इससे बड़े नहीं है, 1 किलोमीटर लंबे टनल्स भी वहाँ पे मौजूद है। मेरे साथ मोहम्मद कासिम मौजूद है जो कि हमारी बीबीसी के लिए रिपोर्ट करते हैं बलूचिस्तान से। कासिम साहब जी बताइए, बोलान जो है ये जो है इसके अंदर ही मिलिट्री में वाक़यात क्यों होते हैं, पहले भी क्या ट्रेन के ऊपर यहाँ पे अटैक हुए होते हैं? देखिए जो दर्रा गोलान है ये इंतहाई तारीखी अहमियत का अमील इलाका रहा है सदियों से। हम पाकिस्तान से पहले जब अंग्रेज यहाँ थे तो उनको भी इसी इलाके में जो है ना अच्छा खासा मुजाहमत का सामना करना पड़ा था। जो शोरिश था उसका भी ये दर्रा गोलान जो है ना एक बहुत बड़ा मरकज था। अच्छा, अब अगर आप ये देखें पीछे आपको शायद सड़क हल्की सी नजर आ रही होगी, जब परवेज मुशर्रफ के दौर के बाद ये देखें आप पीछे सड़क, ये यहाँ पर सड़क करीब आ जाती है, लेकिन जहां पर अटैक हुआ वहां सड़क बहुत दूर है, शायद कुछ किलोमीटर दूर है, और जो लोग फिर पैदल चल के सफर आए वो करीब तरीन जो स्टेशन था वहां तक पहुंचे पैदल में, खवातीन भी थी वहां, फिर एफसी के लोगों ने उनको रेस्क्यू किया था, सिक्योरिटी के एहलकारों ने उनको रेस्क्यू किया था। अच्छा, अब मैं आखिर में बात करना चाह रहा हूँ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की, और आगे मुस्तकबिल क्या है, क्या आगे होगा, क्या दहशतगर्द किस तरह से कामयाब हो सकते हैं, इसका क्या होगा, इस पर फैसल वड़ाइच ने बड़ी तफसील से इस पर वीडियो बनाई है और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी इसका उन्होंने दिया है। अब फैसल वड़ाइच साहब जो पूरी हिस्ट्री को देखते हुए ना सिर्फ ये कि बलूचिस्तान की, पाकिस्तान की, सब कॉन्टिनेंट की, ओवरऑल पूरी दुनिया में
कि जब इस तरह की शोरिश होती है कि जी कहा जा रहा है कोई, जिसमें भारत भी ये कह रहा है जी बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस का, और इस तरह से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है कि उस वक्त क्या बलूचिस्तान को जबरदस्ती शामिल किया गया था, तो ये सारे तारीखी हवाले देते हुए कहते हैं कि 500 से ज्यादा स्टेट्स थी जो इस तरह से इंडिपेंडेंट थी, उनके पास इख्तियार था। अंग्रेज जब गया तो उसने फौज भी सीधा तकसीम की, तो उस वक्त भी लेजिटिमेटली पूरी दुनिया ने, यूनाइटेड नेशंस ने भी, सब ने, तो 500 से ज्यादा तो भारत ने अपने साथ शामिल कर ली थी। 13 स्टेट्स थी जिनमें गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा और इसी तरह खान ऑफ कल्लात, वो सब स्टेट्स हैं, भावलपुर स्टेट, वो फिर पाकिस्तान में शामिल हो गई थी उनकी मर्जी से, उसके डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं, सब है। ये तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हो गया। अब जो दहशतगर्दी है कि क्या इससे इस तरह से इंडिपेंडेंस हासिल की जा सकती है, ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि जितनी भी हालिया देखें तारीख में, माजी में भी देखें, जहां भी ये इस तरह से हुआ है वहां मुल्क में तबाही आई है, बर्बादी आई है, और कभी भी उसके बाद इस्तेहकाम नहीं आ सका। कि आप चाहे सीरिया की मिसाल ले लें, इराक की मिसाल ले लें कि जी इंडिपेंडेंट अलग अलग उसके टुकड़े हो जाएं, तो ऐसा जब सोचा जाता है तो ये नहीं होता कि खुदा न खास्ता अगर आप बलूचिस्तान में समझेंगे कि इस तरह का कुछ हो जाएगा, उससे अफगानिस्तान, ईरान सब इफेक्ट होंगे और एक तबाही होती है और उसके बाद कुछ बेहतर नहीं होता। और माजी की उन्होंने मिसालें दी हैं कि इस तरह की जो दहशतगर्दी की करके कोई आप जंग जीत नहीं सकते, तो ये भी उनका हवाला दे रहे हैं। लेकिन हल क्या है? हल जो फैसल राइच ने इसमें बताया कि पॉलिटिकल लीडरशिप, जिनको अवामी मैंडेट हासिल हो, जब तक आप उनको आगे नहीं लाएंगे तो तब तक आप दहशतगर्दों के हाथ मजबूत कर रहे होंगे। और इसमें उन्होंने माहरंग बलोच का जिक्र किया है, मौलवी हिदायतुल्लाह का जिक्र किया है, मौलाना हिदायतुल्लाह का, कि वो लोग जो पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे हैं आप उनको मत दबाएं और उनके जो लेजिटिमेट कंसर्न है उनकी बात करें। तो जो लोग भी इस तरह से आम लोगों को मार रहे हैं कि जी पंजाबी यहां पर आएगा तो उसको मार दो, कोई और इलाके का सूबे का आएगा उसको मार दो, इस तरह से ट्रेनों को निशाना बना दो, ये पूरी दुनिया में रिकग्नाइज किया जाता है, इसका कोई जवाब नहीं है, ये दहशतगर्दी है। और इस तरह से आप कभी भी अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते, दहशत फैला सकते हैं, मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। फिर भारत का जो रोल है उसके बारे में ये बात कि अगर मिलियंस ऑफ डॉलर्स भारत यहां लगा के समझता है कि वो पाकिस्तान को परेशान कर लेगा कुछ अरसे के लिए, तो शायद उसको लगे कि बाहर उनको कामयाबी मिल रही है, लेकिन अल्टीमेटली खुद भारत इसका नुकसान उठाएगा। जिस तरह अगर नफरत के बीज बोते हैं तो जनरल ज़िया के दौर की हवाला देते हैं, आप खुद अपनी सोसाइटी में ऐसी नफरत फैला रहे होते हैं कि कम से कम 3 नस्लों तक आप उसको भुगतेंगे। और भारत आज वो काम कर रहा है। अगर वो ये करके पाकिस्तान में खलफिशार पैदा करके, नफरतें फैलाकर, उनका मीडिया जिस तरह से वो झूठ फैलाता रहा, अगर वो करके वो समझते हैं कि कोई बड़ा वो काम कर रहे हैं, अगर वो खुश होना चाहते हैं कि जी जैसे पता नहीं क्या हो गया, पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने लगा है और हो जाएगा, तो वो अपने मीडिया की हद तक और इस तरह से खुशियां मनाते रहे। लेकिन अल्टीमेटली उनके अंदर सोसाइटी में इतनी नफरत फैलेगी कि आज भी मैं ये देख रहा था कि वहां पर ये रिपोर्ट हो रही है कि मुसलमानों का माशी बायकॉट चल रहा है और सोसाइटी में आप देख रहे हैं भारत में भी इसके बड़े असरात आ रहे हैं। तो खैर ये इन्होंने फैसल राइच साहब ने पूरा हिस्ट्री का, हालिया वाकयात का और इसके तनाजुर में कि क्या इसका हल है और क्या कभी दहशत कामयाब हो सकते हैं, इस सब पर इन्होंने तज्जिया दिया, पूरा नक्शा बताकर। पहले तो अटैक किस तरह से हुआ, कहां से दहशतगर्दों ने फायरिंग की, किस तरह आकर इसको रोका, इलाका किस तरह का है, वो सब बता के फिर उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया। तो जरूरत इस चीज की है कि ये नहीं कि आप जो पॉलिटिकल लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, या जिस तरह से इन्होंने कायदे आजम की या गांधी की मिसाल दी कि उन्होंने भी पॉलिटिकल स्ट्रगल की थी और कोई हथियार नहीं उठाए थे और फिर उन्होंने इंडिपेंडेंस भी हासिल की। और जो भी आप उनसे खिलाफ कर सकते हैं कि जी कायदे आजम ने पाकिस्तान हासिल कर लिया, वो उधर वो भारत जो है वो अलग हो गया, लेकिन उनका उन्होंने मकासद हासिल किए थे पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए। तो पॉलिटिकल स्ट्रगल एक अलग चीज होती है, और आप जब हथियार उठाते हैं तो आप वो लोग जो एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे हैं उनको भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और आप अपने मकासद भी हासिल नहीं कर सकते। लिहाजा इस दहशतगर्दी से दहशतगर्द सिर्फ दहशत फैला सकेंगे, ना तो उनको मकसद हासिल होगा जिसका वो कह रहे हैं कि जी पता नहीं है कोई काबिज आ रहे हैं, फलां आ रहे हैं। तो और उनको मार्जिनलाइज करने के लिए जरूरत इस चीज की है कि जिन लोगों को वोट दिया गया है, जो हकीकी अवामी नुमाइंदे हैं, यानी जिस तरह इलेक्शन रिगिंग हुई है, अब इसको खत्म करना होगा, वरना ये मसाइल चलेंगे, मसाइल बढ़ेंगे और इससे मुल्क का नुकसान होगा। तो लिहाजा जितना अरसा हो सकता है, जितने कम से कम वक्त में अगर हम सही स्टेप्स की तरफ जाएंगे तो तभी बेहतरी आ सकती है, वरना ये मसाइल रहेंगे। जिस तरह हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी की नई लहर उठ चुकी है, तो इसको काबू पाना है तो आपको कंसेंसस अवामी नुमाइंदों पर फोकस करना होगा, और जो पॉलिटिकल कारकुन हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, आप उनको दहशतगर्दों की तरफ मत धकेले कि ये भी उसी तरह से हैं, ये सब है। तो ये एक सोच जो हमारी इस वक्त हुकूमत पाई जा रही है, बार बार इस तरह के बयान दे रहे हैं, ये बड़ा खतरनाक है और इस पर भी सोचने की जरूरत है। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।